नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों आज आप लोगों के लिए 11/9/2023 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को पता ही होगा कि जीके जीएस एवं करेंट का व्याख्या तो करता ही हूँ, साथ में न्यू अपडेट करके देता हूँ सब कुछ। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें, इसी तरह प्यार दुलार बनाए रखें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, मैं बहुत काफ़ी मात्रा में डिस्क्रिप्शन बता देता हूं, जिसको कि लिखूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप जब भी मेरे सेट को देखें तो कॉपी कलम लेके और डिस्क्रिप्शन लिखने का प्रयास करें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम थी। जनगणना की पृष्ठभूमि की अगर बात करें दोस्तों, तो 1872 में जनगणना कराने का सबसे पहला प्रयास लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था, जबकि प्रत्येक वर्ष जो जनगणना का रिवीजन किया जाता है 10-10 वर्षों पर, ये 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुआ और तब से 10 वर्षों पर जनगणना किया जाता है। अभी 2011 का जो जनगणना हुआ वो देश की 15वीं जनगणना थी, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या यूपी उत्तर प्रदेश की थी, जबकि सबसे कम क्वेश्चन पूछा गया है सिक्किम का। घनत्व की अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व के साथ टॉपर था, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर में था। और सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो लिंगानुपात में केरल टॉप पर था, जबकि सबसे कम हरियाणा का लिंगानुपात था। साक्षरता में बात करें तो केरल टॉप पर था, सबसे कम साक्षर बिहार राज्य था जो कि 63.8% के साथ था। आप लोग से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं कि जो 15वीं जनगणना 2011 में हुई उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? मैं बार बार इसलिए कमेंट में 2-4 क्वेश्चन डाल देता हूं ताकि आप लोग को नहीं भी पता है तो गूगल वगैरह से सर्च करके और आंसर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों जो कमेंट में आंसर दिया जाता है उस आंसर को व्यक्ति भूलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ की डैश की आत्मकथा है। तो ये बराबर क्वेश्चन पूछता है और इतना ही पूछता है कि एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी कृति है। यहाँ पूरा लिख दिया है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो महात्मा गांधी के द्वारा ये जो है इन्हीं की आत्मकथा है। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फेमस कृति की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति इन्हीं का है। जवाहरलाल नेहरू का फेमस बुक पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे या भारत की खोज, तो जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू आत्मकथा नाम से भी एक बुक लिखे हैं। और एक बुक और पूछता है जवाहरलाल नेहरू का कि विश्व इतिहास की झलक किसने लिखा, तो जवाहरलाल नेहरू ही लिखे थे। जबकि विवेकानंद का राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग ऐसा करके विवेकानंद लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1975 में रिलीज हुई प्रसिद्ध फिल्म शोले के संगीत निर्देशक कौन थे? तो दोस्तों 1975 में एक बहुत ही धाकड़ फिल्म रिलीज हुई थी, इसका नाम था शोले, और ये 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। 15 अगस्त को रिलीज हुई थी और ताबड़तोड़ उस समय की कमाई हुई थी इसमें। इससे यही पूछ रहा है कि संगीत के जो निर्देशक, इसमें जो संगीत दिया गया उसके निर्देशक R.D. बर्मन साहब थे। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे बनेगा उसको सुन लीजिए। यह लिखा गया फिल्म किसके द्वारा? तो सलीम जावेद जी को द्वारा लिखा गया। सलीम कौन है दोस्तों? तो सलमान खान के पिताजी का नाम है। निर्देशक यानी डायरेक्टर इसमें तो रमेश सिप्पी साहब जी थे, ये बहुत फेमस डायरेक्टर है। कुछ किरदार के बारे में पूछ सकता है कि ये किरदार नाम से कौन हीरो थे, जैसे बीरू, जय, गब्बर, बसंती, राधा। तो सुन लीजिए, बीरू नाम से धर्मेंद्र को उसमें पुकारा गया था, जय नाम से अमिताभ बच्चन जी को पुकारा गया था, गब्बर नाम से अमजद अली खान जी थे, उनका निधन हो चुका है, बसंती नाम से हेमा मालिनी, और राधा नाम से अमिताभ बच्चन की जो अभी वर्तमान में पत्नी है जया भादुरी जी, इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाओइट, बकमिस्टर, फुलरीन और ग्राफीन किस तत्व से संबंधित है? बराबर एग्जाम में पूछता है फुलरीन और ग्राफीन,
ये दो याद रखिएगा, चाओइट भी है और बकमिंस्टर भी है। जबकि एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि फुलरीन किस तत्व से संबंधित है या फिर ग्राफीन। ये सभी दोस्तों, हीरा हो गया, ग्रेफाइड हो गया, फुलरीन हो गया, ग्राफीन हो गया, ये सब कार्बन के अपर रूप है। जिसमें हीरा के बारे में पूछा जाता है कि विद्युत का कुचालक होता है और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा ही है। जबकि ग्रेफाइट के बारे में आप लोग को पता होगा कि विद्युत का सुचालक है, और ग्रेफाइट को काला शीशा भी बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, ब्रोमीन के बारे में याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग ऐसा पढ़े होंगे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है। तो धातु में तो दोस्तों पारा है, लेकिन अधातु में क्या है, तो ब्रोमीन है। इसी को याद रखिएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन, धातु पारा। सल्फर को दोस्तों पानी में डुबो कर रखा जाता है, नहीं तो ये जल जाएगा। और सोडियम को किरोसिन तेल में, मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब उपधातु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश के द्वारा कूटीकृत किया गया था। किसके द्वारा, तो 5वीं शताब्दी में जो है शास्त्रीय नृत्य को सूचीबद्ध किया गया था भरत मुनि जी के द्वारा। इनका पूरा नाम भरत मुनि है। भरत मुनि के द्वारा किया गया था, ये तो आप लोगों को पता ही है। ये अब बहुत बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता, इसी को ये क्वेश्चन बनाया है। यहाँ नाट्य शास्त्र पूरा नहीं लिखा है, जबकि क्वेश्चन में दिया है शास्त्रीय नृत्य के तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी में किसके द्वारा कूटीकृत किया गया, तो भरत मुनि के द्वारा। और बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी थे, जो कि पूरे भारत को सर्वप्रथम एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। कालहन के द्वारा राज तरंगिणी पुस्तक लिखा गया, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। जबकि एक फेमस बुक पूछा जाता है शूद्रक का, कि मृच्छ कटिकम किनकी रचना है, तो शूद्रक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया, तो दोस्तों राजस्थान जो है ना, वो राज्य के जितना वकील है ना, उनके सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया और पहला राज्य ऐसा करने वाला बन गया। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर जानना है तो याद रखेंगे कि अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना भारत का। हरियाणा के बारे में जानिए, तो हरियाणा के बारे में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन, हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है, ट्रायल किया है। जबकि पंजाब के बारे में याद रखिएगा कि स्टैंप पेपर के कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब ही है। और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव भी घोषित किया गया भारत का, नवपिंड सरदारा गांव को, जो पंजाब में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा जो है दोस्तों, वो सर्वाधिक विस्तार यूपी में पाया जाता है, क्योंकि गंगा के तलछटी से मिट्टी बहकर आती है और गंगा के किनारे में परतनुमा बिछ जाती है, जो कि किसी भी फसल के उपजाऊपन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में याद रखिएगा, एग्जाम में बराबर पूछता है। जलोढ़ मृदा को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, जबकि नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ट्रिक के तौर पर याद रखेंगे कि नई को खादर माने नया चीज को खाएंगे, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं माने खाएंगे, और पुरानी को हम लोग गांव के भाषा में बोलते हैं बीग देंगे, मतलब फेंक देंगे। तो बीग देंगे से बांगर। नई जलोढ़ मृदा को खादर, जबकि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। जबकि कर्नाटक की अगर बात करें, तो कर्नाटक, तेलंगाना, ये सब में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। लेटेराइट मृदा दोस्तों लाल होती है आयरन ऑक्साइड के कारण, इसमें चाय वगैरह की खेती होती है। जबकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको कि काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं दोस्तों, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन है, कौन इनमें लेखक हैं जो एनिमल फार्म नाम से जो है बुक लिखे था। जॉर्ज ओरेवल एनिमल फार्म के लेखक हैं। याद रखेंगे कि रूसी क्रांति को दर्शाने के लिए एक बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 में, और रूस में क्रांति हुआ था, उसी को दर्शाने के लिए एनिमल फार्म के
रचना किए थे, जॉर्ज एरोवेल। इसमें क्या था, सुअर, जो किसान का सुअर होता है जानवर, वो है जो क्रोध में कैसे किसान से बदला लिया है फसल नष्ट करके, इसके बारे में ये है। जबकि याद रखेंगे चार्ल्स डिकेंस का बराबर पूछा जाता है, देखिए ऊपर में है, दो नगर के कथा, और सबसे प्रसिद्ध बुक इनका पूछा जाता है कि डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया, तो डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। डिकेंस ने डेविड कॉपरफील्ड लिखा, शॉर्ट में इसे याद रखिएगा। जबकि थॉमस हार्डी का भी पूछा जाता है, टेस ऑफ द ड्यूरबरविल्स लेखक हैं इसके, ये तो उतना नहीं पूछा जाता है, ये दोनों का याद रखिएगा, पहले वाला जो बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया। तो दोस्तों भारत अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कराता है। पहला बार दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था, भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, तो भुवनेश्वर में किया गया था। अभी वर्तमान में याद रखेंगे 2024 में दोस्तों, करंट वाला मैं करंट करवाता हूं, क्योंकि पुराना करंट तो पूछेगा नहीं, इसलिए सभी क्वेश्चन में आप लोग अगर मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि मैं न्यू अपडेट करके देता हूं। अभी चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में गुवाहाटी असम में हुआ। अभी पूछेगा वर्तमान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के गेम कहाँ हुआ, गुवाहाटी असम में। इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी था, अष्टलक्ष्मी था। जबकि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी इसमें चुना गया माइकल डिसूजा को, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी प्रत्याशा रे को चुना गया। इसमें फर्स्ट पोजीशन पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा। जबकि अगर बिहार के होंगे आप लोग स्टूडेंट, तो बिहार का भी मैं सब में रैंकिंग बताता हूँ, इसलिए बिहार के अगर होंगे तो याद रखेंगे। फर्स्ट में तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में, जबकि बिहार का एक ललित नारायण विश्वविद्यालय रहा, 115 पोजीशन पर रहा। एक कांस्य पदक शायद जीता था इसका कोई मतलब स्टूडेंट। तो ललित नारायण दरभंगा विश्वविद्यालय बिहार का 115 नंबर पर रैंक पर था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 किस स्टेट में हुआ। ये तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का न करवाए, अब आपसे क्वेश्चन है 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 किस राज्य में हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया। कहा जाता है कौन ऐसे भारतीय संगीतकार हुए जिनके नाम पर अमेरिका 20 अप्रैल को अवकाश घोषित किया था, तो अमजद अली खान। दोस्तों पूछा जाता है कि अमजद अली खान कौन वाद्य यंत्र से संबंधित थे, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे सरोद वादक थे। सरोद एक वाद्य यंत्र है। बहुत बार घराना पूछ लिया जाता है, जैसे तानसेन किस घराने से थे, तो ये तानसेन ग्वालियर घराने से थे। बिरजू महाराज के बारे में पूछा जाता है, लखनऊ घराने से थे। उसी तरह से अमजद अली खान के बारे में अगर पूछा जाए तो किराना घराना, याद रखिएगा किराना घराना। जैसे बहुत बार बोलता है किराना का दुकान, तो उसी तरह से किराना घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सी स्थिति में हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों के अच्छे से विकसित ना होने और नरम हो जाता है, हड्डी कमजोर हड्डी का कारण बनता है, और हड्डियों में विकृति आ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है हड्डी, तो सूखा रोग जिसको रिकेट्स बोलते हैं। बहुत बार तो डायरेक्ट एग्जाम में यही पूछा जाता है कि रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन के कमी के कारण होती है, तो विटामिन डी की कमी के कारण होती है सूखा रोग। एक और बीमारी होती है ऑस्टियोमलेशिया, वो भी विटामिन डी की कमी से होती है, तो विटामिन डी की कमी से याद रखेंगे। प्लीहा, जब प्लीहा या तिल्ली के कमी से प्लीहा भाव होता है। मस्तिष्क से रिलेटेड एक बीमारी है जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस किस अंग से संबंधित है, जिसमें मस्तिष्क के नस फूल जाते हैं और धमनियाँ मोटी हो जाती है और दर्द करता है माइंड पूरा, बुखार लगा रहता है इसमें, तो ये मेनिंजाइटिस है। और इसमें भूलने की बीमारी हो जाती है क्योंकि मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है। काली खांसी, काली खांसी में डीपीटी का टीका लगाया जाता है दोस्तों, जिसमें काली खांसी और परट्यूटिस जिसको काली खांसी बोलते हैं और डिप्थीरिया, ये सब के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और याद रखेंगे कि हड्डी में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है हड्डी में किस
कौन कौन तत्व पाए जाते हैं? तो फास्फोरस, कैल्शियम, ये सबसे हड्डी मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का लाभ है? तो भारत में तो बराबर सभी सेट में क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान का लाभ है। तो सूक्ष्म वित्त संस्थान से लाभ क्या होता है? तो वित्तीय समावेशन में वृद्धि होती है। वो वित्त करने के लिए, व्यापार करने के लिए ऋण दिया जाता है। जैसे उसमें से एक बहुत बार एग्जाम्पल में सिडबी बैंक का बताए हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो इसके बारे में बराबर चर्चा होते रहता है। विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे कि विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ का निर्माण जो है कौन कराया? तो राणा कुंभा और महमूद खिलजी दोनों के बीच लड़ाई हुआ था, जिसमें राणा कुंभा विजयी हुए थे, मेवाड़ के राजा थे। और अपने विजय को याद रखने के लिए राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। जबकि इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखिए नीचे में गुजरात ऑप्शन दिया हुआ भी है जो हम सोचे। एक पूछा जाता है गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया? तो गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किया। गुजरात पे विजय किया था इसलिए बुलंद दरवाजा बनाया अकबर। लेकिन ऐसे पूछ देगा कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो भले ही गुजरात का विजय किया था लेकिन गुजरात में ही बनाया था नहीं, इसको जीत के तौर पर आगरा के फतेहपुर सिकरी में बनवाया। तो पूछेंगे गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया? अकबर के द्वारा बनाया गया। कहाँ बनाया गया? तो फतेहपुर सिकरी आगरा में बनाया गया। और यह जो है ये बुलंद दरवाजा लाल पीला बलुआ पत्थर का बना है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्यूजन नृत्य शैली उदय शंकर के द्वारा श्रेय किया जाता है, इसको विकास करने का, आविष्कार करने का श्रेय। हाई डांस जो है हुआ हाई डांस, इसको बाद में इन्होंने बेवकूफ़ डांस भी कहा दिया था उदय शंकर ने कि ये बेवकूफ़ नृत्य है। याद रखेंगे कि इसी में डांस के बारे में ऊपर हालांकि चर्चा ही कर दिए, लेकिन याद रखेंगे कि उदय शंकर जो समूह नृत्य शैली के जनक भी हैं, इसी में समूह नृत्य शैली के जनक हैं। जबकि नाट्य से रिलेटेड एक बताए ऊपर में चर्चा की है, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सबका और ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी, लोकसभा का जब गठन हुआ था पहला, तो यही अध्यक्ष बने थे। लोकसभा का गठन जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 अनुच्छेद में है। तो याद रखेंगे इसका सदस्यों का कार्यकाल 5 साल तक होता है, जब तक कि लोकसभा भंग न हो। भंग हो जाएगा तो पहले ही खत्म हो जाएगा। जब सब सही रहे तो 5 साल तक रहता है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में भारतीय संविधान में एक संशोधन भी हुआ, 104वां जो है संशोधन हुआ, जिसमें लोकसभा में SC ST जो प्रतिनिधि होते हैं उनका सीट का विस्तारकरण किया गया, उम्र में 70 साल से 80 साल कर दिया गया इसके तहत। तो इसको भी याद रखेंगे। मीरा कुमार के बारे में याद रखिए कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, जबकि अनंत सैनम अयंगार जी थे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत कम लोगों को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में दूसरा संस्करण पुणे में किया गया, लेकिन हमको इससे अब मतलब नहीं है। फिर हम ये अपडेट लेके चलते हैं नया क्वेश्चन। अभी 6वां हो गया सर, ये दूसरा का ही पूछा गया है। अभी सब लोग याद रखेंगे कि 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ 2024 का? तो तमिलनाडु में हुआ। और इसका शुभंकर बीरा मंगाई था, बीरा मंगाई। ठीक, सर्वश्रेष्ठ एथलीट का दर्जा इसमें पुरस्कार बिरती अग्रवाल को मिला है। पहली बार इसमें वो खेल नया शामिल हुआ है 2024 में, जिसको स्क्वैश बोलते हैं। स्क्वैश खेल शामिल किया गया पहली बार।
इसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन रहा दोस्तों? तो फर्स्ट पोजीशन पर महाराष्ट्र राज्य रहा। जबकि बिहार वाले लोगों के लिए मैं हमेशा बताता हूँ, बिहार इसमें 21वां नंबर पर रहा, 21वां पोजीशन पर बिहार रहा। 37वां राष्ट्रीय खेल का भी कुछ याद रखिएगा कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में हुआ। शुभंकर इसका मोगा था। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी श्री हरि नटराज थे जो तैराकी से संबंधित हैं। फर्स्ट इसमें महाराष्ट्र रहा, इसमें भी 37वां राष्ट्रीय खेल में भी, और 30 नंबर पर बिहार रहा इसमें राष्ट्रीय खेल में। तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए बहुत सारे फैक्ट बता देता हूँ। अगर 25 क्वेश्चन करवाता हूँ, अगर टोटल की बात किया जाए तो इसमें मैं करीब 150 क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को, इतना डिस्क्रिप्शन करता हूँ। बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों बाल विवाह निरोधक अधिनियम सर्वप्रथम 1929 में पारित हुआ, जिसको कि भारतीय शाही विधान परिषद ने पारित किया था 29 में। इसी को शारदा एक्ट भी कहते हैं। आप लोग बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि शारदा अधिनियम कब आया, तो याद रखिएगा इसी को शारदा एक्ट भी बोलते हैं, शारदा अधिनियम। और ये जब ये पारित तो हुआ 1929 में, लागू हुआ 1930 में, याद रखेंगे। इसी में लड़का लड़की के शादी के लिए न्यूनतम उम्र फिक्स किया गया था, जिसमें लड़की को 14 वर्ष से कम लड़की का कोई शादी नहीं होगा और लड़का को 18 साल से इस नहीं कम में, अगर इसमें इससे कम में शादी होता था तो दोस्तों जेल और विभिन्न प्रकार के सज़ा का प्रावधान था। जबकि बहुत बार इसमें बदलाव हुए और अभी वर्तमान में जो 18-21 हम लोग पढ़ते हैं, यह 1978 में आया एक दोस्तों। 1978 में किया गया, लड़की का शादी का न्यूनतम एज 18 साल और लड़का का न्यूनतम एज 21 साल। इसको पक्का याद रखिएगा, ये 1978 में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो है स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले को श्रेय दिया जाता है। यह किनके गुरुजी थे? तो महात्मा गांधी के गुरुजी थे। और महात्मा गांधी के गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरुजी ये देखिए सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन, MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ये थे। 1905 में दोस्तों याद रखेंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। जबकि ऊपर में देखिए एक ऑप्शन CR दास, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना की, इसको याद रखिएगा। जिसमें अध्यक्ष, स्वराज पार्टी में अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, जबकि सचिव इसमें स्वराज पार्टी में मोतीलाल नेहरू थे। और लाला लाजपत राय जो है, इनको लाठी से पीट कर मतलब मार दिया गया था। और इसी समय ये एक नारा दिए थे कि मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश जो है साम्राज्य के ताबूत के कील साबित होगा, ऐसे करके बोले थे। अच्छा, कानून की शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? कानून की शासन की अवधारणा का प्रतिपादन AB डायसी के द्वारा किया गया दोस्तों। AB डायसी क्या थे? तो ये ब्रिटिश वकील थे। और याद रखेंगे कि 1885 में द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये कानून के शासन की अवधारणा प्रतिपादित किया था। 1885 में इनका एक बुक आया था, फिर से बोल देता हूँ, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी बुक में कानून के शासन की अवधारणा AB डायसी के द्वारा किया गया था। जबकि एक नंबर ऑप्शन देखिए ऑस्टिन के फेमस एक बुक पूछा जाता है कि मोनार्की किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान काफ़ी मात्रा में वर्षा होती है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी तट पर वर्षा होने का प्रमुख कारण पश्चिमी तट है दोस्तों, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। एक दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है दोस्तों, वो हिंद महासागर से उठती है। अब भारत देखिए, यहाँ पे आप लोग मानचित्र देखे होंगे तो भारत ऐसा है, और हिंद महासागर इधर है, ये अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है। हिंद महासागर से दोस्तों ये उठती है और
दो भागों में ये मानसून बढ़ जाती है, एक बंगाल के खाड़ी तरफ चल जाती है, एक अरब सागर में चल जाती है। अरब सागर का शाखा जो होता है इस किनारे पर वर्षा करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला शाखा जो है वो उड़ीसा, तमिलनाडु ये सब क्षेत्र में वर्षा करता है, आंध्र प्रदेश वगैरह में। तो ऐसा क्वेश्चन एक भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से 75 से लेके 85% तक वर्षा इसी मानसून से होती है भारत में। और दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है, तो जून से सितंबर के बीच घुसता है, याद रखेंगे। और एक याद रखिएगा कि किस मानसून से एग्जाम में पूछता है कि जाड़े में वर्षा तमिलनाडु में होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है, और उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये सब में भी वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में कहाँ होती है, भारत ही नहीं बल्कि विश्व में, याद रखिएगा दोस्तों। मासिन राम जो कि मेघालय में स्थित है, वो 11,871 mm वर्षा होती है दोस्तों वहाँ मासिन राम में, इसलिए विश्व का सबसे गीला प्रदेश भी मासिन राम को कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके एक क्वेश्चन फिर से बताइएगा कि मॉनसून कैसा शब्द है, जैसे फ्रांसीसी शब्द है, स्पेनिश शब्द है, इस तरह से बताना कि कैसा शब्द है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जान के क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, ताकि टाइपिंग करने में मैं बता भी सकता हूं, लेकिन आप लोग टाइप कीजिएगा ना तो आपको याद रहेगा। और जो व्यूअर मेरे साथ बने हुए हैं उनको तो बहुत मज़ा आता होगा मेरे सेट में, क्योंकि बहुत कुछ जान गए होंगे वो लोग। मैं धीरे धीरे सभी एग्ज़ाम का दोस्तों, रेलवे का, एसएससी का, जितना एग्ज़ाम है सभी का क्वेश्चन बैंक ही मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलेगा, और इस तरह से डिस्क्रिप्शन कराऊंगा, इसलिए मेरे साथ बने रहें दोस्तों। सेट लेट होने का कारण प्रमुख रहता है कि ड्यूटी भी रहता है दोस्तों, इसलिए ड्यूटी छोड़ के बनाने में बनता है नहीं। जब हमको मौका मिलता है रेस्ट वगैरह में बनाता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे करके ही लाऊंगा, लेकिन आप लोगों का वादा किया है कि एमटीएस का सभी सेट करा दूंगा तो करवा दूंगा। एक वर्ष के दौरान, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसको कुछ मैं नहीं करूंगा, ये सिर्फ परिभाषा है, इसको याद रखिएगा कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो एक वर्ष के दौरान देश में जितना सेवा हुआ, जितना सेवा जैसे नौकरी पेशा का जितना पेमेंट बना, और जितना वस्तु का उत्पादन, फैक्ट्री वगैरह ये सब, सभी का मूल्य अगर जोड़ेंगे ना तो सकल घरेलू उत्पाद उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये परिभाषा था, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ACF ने ग्रैंड मास्टर डैश को, किसको, तो डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। 2700 येलो रेटिंग लक्ष्य को तोड़ने वाले केवल 6ठे भारतीय ये हुए, और 2700 ऊपर रेटिंग पाने वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर। 2700 से ऊपर के रेटिंग पाने वाला देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जी हैं, इसीलिए इनको प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अब मेन हम लोग करेंट अफेयर में देख लेते हैं इसका, वर्तमान में क्या क्या हुआ है। तो शतरंज के उत्पत्ति का स्रोत भारत माना जाता है दोस्तों। तो शतरंज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, भारत में। ये पहले शतरंज को भारत में चतुरंग के नाम से जाना जाता था, इसको याद रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले, अभी तक तो पूछा नहीं। चतुरंग नाम से शतरंज जाना जाता था। भारत में 7वीं शताब्दी से इसका खेल होते आया है, और भारत से अरब लोग सीखा, और अरब वासी से यूरोप लोग सीखा है, यूरोपियन सीखा शतरंज। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर भारत के कौन है, विश्वनाथन आनंद जी हैं। विश्वनाथन। ग्रैंड मास्टर सिटी कौन कहलाता है दोस्तों, तो चेन्नई, स्टेट तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु से ग्रैंड मास्टर भारत में बने हैं, भारत के हुए हैं। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ये कब बने थे, 1988 में ही, याद रखिएगा। फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी जी थे। अभी याद रखिएगा, वर्तमान में 84वां बना वैशाली रमेश बाबू, और अभी 85वां एक चुनाए हैं। इसको 85वां को तो तुम पक्का याद रखिएगा, पी श्याम निखिल जी, ये भी तमिलनाडु से हैं। पी श्याम निखिल जी हैं, जो कि भारत के 85वां ग्रैंड मास्टर बने हैं, तमिलनाडु से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबाडी नृत्य डैश जनजाति का लोक नृत्य है, उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में। तो लंबाडी नृत्य
किस जनजाति का है दोस्तों? तो बंजारा जनजाति का है। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी, इसको एकदम याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है? दप्पू, दिमसा, कोल्लम, ये सब लंबा ये आंध्र प्रदेश का ही नृत्य है। और बाकी बहुत सारे नृत्य पूछ लिए जाते हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है दोस्तों, जो कि बराबर सेट में बताता हूँ। अभी नया शास्त्रीय नृत्य का दर्जा असम के सतारिया को मिला है। कुछ फेमस नृत्य का एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कथकली केरल में किया जाता है, मोहिनी अट्टम केरल में किया जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है, यक्षगान कर्नाटक में किया जाता है, सतारिया असम में किया जाता है, जबकि कथक जो है नृत्य यूपी में किया जाता है उत्तर भारत में, और कथकली केरल में। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब सब सही है और बाकी गलत है। तो गलत है दोस्तों, 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जो कि गलत है। सही क्या है? 1917 में चंपारण में जो है सत्याग्रह महात्मा गांधी किए थे। 1910 नहीं होगा, 17 होगा। एक ये जो है किसान के मदद के लिए ये आए थे महात्मा गांधी बिहार में। ये किनके कहने पे आए थे? तो एक समाज सेवी किसान थे राजकुमार शुक्ल जी, उनके कहने पे 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जो 31वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को मनाने में सफल रहे। और गांधी जी का 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में सबसे चर्चित पहला सत्याग्रह रहा। और बाकी की अगर बात करें तो 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 या कभी कभी 9 अगस्त भी देता है। 1942 को हुआ था, ज़्यादा करके 8 याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। इसको अगस्त ऑफर के भी नाम से जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके विफलता के बाद शुरू किया गया? तो क्रिप्स मिशन एक आया था, उसके विफलता के बाद इसको, माने वो सफल नहीं हुआ। क्रिप्स मिशन जो काम के लिए आया था, वो सफलता उसमें हासिल नहीं हुआ। क्रिप्स मिशन संतुष्ट नहीं कर पाया भारतीयों को। इसके कारण रोष में, गुस्सा में आके गांधी जी ने लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन, समझ गए कि अब बर्दाश्त करने की सीमा जो है काफ़ी हो गई। इसी में एक आवाहन नारा दिए थे उन्होंने, करो या मरो। पहला बार ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में गांधी जी का ऐसा पहला कौन आंदोलन था जिसमें उसके अहिंसक होने का प्रमाण मिलता है? तो करो या मरो, यही भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब साफ है दोस्तों कि करो या मरो। या तो ये तो सब दिन गांधी जी क्या बोले थे कि अहिंसा पे चलो, लेकिन पहली बार गांधी जी बोले थे कि कुछ करो देश के लिए या तो मरो। तो ये याद रखिएगा। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था। ये बिल्कुल सही है, गुजरात में 1869 में हुआ था। और 1969 में याद रखिएगा इनके जन्म शताब्दी के समारोह में पहला बार गांधी जी का चित्र भारतीय नोटों पर आया था। भारत के नोट में जो गांधी जी दिखते हैं ना, सबसे पहले छपाई 1969 में ही हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, चौथा। 1930 में दांडी मार्च नामक नेतृत्व किया था। ये बिल्कुल सही है। 12 मार्च 1930 में साबरमती से दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 24 दिन में 385 किलोमीटर की यात्रा किए थे। और ये 6 अप्रैल 1930 को नमक बना के वहाँ और कानून को तोड़ दिए थे। इसी को बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन भी, और 1930 में दांडी मार्च भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत हो गया दोस्तों, लगता है और बताएं, लेकिन लगता है फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए छोड़ देते हैं। आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए डैश बंदरगाह विकसित किया गया। आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर बहुत भार हो गया था, क्योंकि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। इसके भार को कम करने के लिए उसके मुंबई के बगल में गुजरात है दोस्तों, गुजरात में कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया ताकि मुंबई बंदरगाह का भार कम हो। नानवा सेवा बंदरगाह मुंबई में ही है दोस्तों, उसी को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। कांडला बंदरगाह के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है, और भारत का ये ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक। कोलकाता के बारे में याद रखिएगा कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता है। इससे व्यापार लोग, अंग्रेज लोग, फ्रांसीसी लोग ये सब करते थे। सबसे व्यस्त तो बता दिया।
मुंबई। सब ये विशाखापत्तनम है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, प्राकृतिक रूप से गहरा बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, पूछता है कि भारत का सबसे कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो कि एसएससी में एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुंद्रा पोर्ट कहाँ है, किस राज्य में है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सेट में आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।